लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था क्रॉप फिजियोलॉजी के अंदर अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। तो हमने बात की थी कि जो रूट है उसमें जो वाटर है वो कैसे एब्जॉर्ब होता है। तो आज हमने डिस्कस करना है कि एक बार जो वाटर है वो रूट के सेल में आ गया तो उसके बाद जो जाइलम तक वो कैसे पहुंचेगा। अगर आपको याद हो हमने एनाटॉमी पढ़ी थी, मैं आपको एक चार्ट दिखाऊंगा। अगर आपको ये स्ट्रक्चर क्लियर हो, हमने फर्स्ट सेम में भी ये डिस्कस किया था। तो जो वाटर है वो अब आपके पास जहाँ पे है, तो रूट हेयर के पास जो है वो आपके पास वाटर आ चुका है। तो हमने उस दिन बात की थी कि जहाँ पे बहुत सारे जो थ्योरीज हैं वो आई थी। कुछ बोल रहे हैं कि जहाँ पे एक्टिवली वाटर जो है वो अब्जॉर्ब होता है तो एक्टिव वाटर अब्जॉर्प्शन होती है, लेकिन मैंने आपको बताया था उस दिन भी कि मोस्ट ऑफ द जो वाटर है सॉइल के अंदर वो रूट हेयर के अंदर पैसिवली आता है। तो पैसिव वाटर जो ट्रांसपोर्टेशन है वो जहाँ पे होती है, तो सॉइल में जितना भी वाटर है वो रूट हेयर के अंदर जो है वो पैसिवली ट्रांसपोर्ट होगा बिना एनर्जी के। तो आज हमने डिस्कस करना है कि जो वाटर है वो जहां तक तो आ गया, ठीक है। सो दिस इज ए डायकॉट रूट एनाटॉमी। ये आपके पास इंटरनल स्ट्रक्चर है रूट की। तो रूट हेयर के पास वाटर अवेलेबल है, तो जहां से जो वाटर है बच्चे को जाना है आपका इस पॉइंट तक, तो जाइलम तक जाना है। तो जहां पर आपको जो इंटरनल स्ट्रक्चर है बिल्कुल सेंट्रल पार्ट होता है किसी भी रूट का, उसमें जाइलम एंड फ्लोएम आपको नजर आ रहे हैं। सो दिस वन इज जाइलम, दिस वन इज फ्लोएम। तो वाटर जो है वो इस पॉइंट से इतनी सारी कॉर्टेक्स को पास करता हुआ, ये आपको जो येलो लेयर नजर आ रही है दिस इज एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल है अंदर, तो इसको पास करता हुआ जहां तक पहुंचना है जाइलम तक जो है वो वाटर ने रीच करना है। तो वो कैसे ट्रांसपोर्ट होगा आज हमने वो लर्न करना है। तो यहाँ पे बच्चे दो पाथवे हैं, दो अलग अलग पैसेजेस हैं जिसके थ्रू जो वाटर है वो रूट हेयर से इस जाइलम के सेल तक पहुंच सकता है। जहां पे भी मेरी आपको आवाज में दिक्कत आए, जहां आपको लगे वीडियो में क्लैरिटी में कोई डाउट लगे तो मुझे बता देना बच्चों। तो आज हमने ये सीखना है कि जो रूट हेयर से जो वाटर है बच्चे वो इसको पास करता हुआ, कॉर्टेक्स को पास करता हुआ, एंडोडर्मिस को पास करता हुआ जाइलम सेल तक कैसे पहुंचेगा, ठीक है। तो अगर मैं इंटरनल स्ट्रक्चर जो अभी आपने देखी है तो उसमें बड़ा क्लियर है कि जो आउटर लेयर है, सपोज दिस इज एपिडर्मिस लेयर और ये रूट हेयर है। सो दिस इज एपिडर्मिस, और आपको पता है एपिडर्मिस के बाद क्या है, एक मल्टी लेयर्ड कॉर्टेक्स। सो दिस इज कॉर्टेक्स। तो मैं जहां पे एक छोटा सा पोर्शन बना रहा हूं आपके लिए, तो जो वाटर है, वाटर इन सॉइल, तो वो जहां से इस रूट हेयर में चला गया है, दिस इज रूट हेयर। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू जो वाटर है वो सॉइल से रूट हेयर में चला गया। अब ये एपिडर्मिस है, दिस इज एपिडर्मिस। तो एपिडर्मिस के पास वाटर अब आ चुका है, सपोज दिस इज वाटर। तो पानी जो है वो एपिडर्मिस के सेल तक आ चुका है। सो दिस इज कॉर्टेक्स, मल्टीलेयर कॉर्टेक्स है। और कॉर्टेक्स के बाद आपको पता ही है, मैंने उस दिन भी आपको बताया था, एक सिंगल लेयर एंडोडर्मिस जो है वो आपके पास अवेलेबल है, सिंगल लेयर एंडोडर्मल सेल्स। तो एपिडर्मिस के बाद दिस इज एंडोडर्मिस, दिस इज एंडोडर्मिस। और जो एंडोडर्मल सेल होते हैं इनके बीच की जो स्पेस आपको नजर आ रही है, तो ये दो सेल हैं एंडोडर्मिस के, इनके बीच की जो स्पेस है मैंने उस दिन भी आपको बताया था, ये जो स्पेस है ये ब्लॉक हो जाती है। किसकी वजह से, एक सुबरनिन नाम का पिगमेंट है जिसको हम कहते हैं कैस्पेरियन थिकनिंग, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स।
तो एंडोडर्मल के जो दो सेल हैं, उन दोनों सेल के जो बीच की स्पेस है, वो जो पैसेज था वो बंद हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है ड्यू टू द डेपोजिशन ऑफ वन पिगमेंट दैट इज कॉल्ड सुब्रीन। हालांकि उसको सुबरनिन कहते हैं लेकिन लिखा सुब्रीन जाता है। तो एक सुबरनिन नाम का पिगमेंट है जो कि दो एंडोडर्मल सेल के बीच में क्या है, ब्लॉकेज बन जाता है। तो इसलिए ये जो पैसेज था दो एंडोडर्मल सेल के बीच का पैसेज, वो खत्म हो जाता है। एंड एंडोडर्मिस के बाद कौन सी लेयर आती है, आपको पता है, जो एंडोडर्मिस है उसके बाद एक मल्टी लेयर जो है आपके पास पेरिसाइकल के जो सेल्स हैं वो नजर आते हैं। सो दिस इज पेरिसाइकल, पेरिसाइकल। और उसके बाद आता है जाइलम। तो उसके बाद जहां पे आप देख रहे होंगे, जहां पे एक लॉन्ग ट्यूब है जिसको आप जाइलम मानते हो, तो जो वाटर है वो सॉइल से चला गया रूट हेयर के पास। रूट हेयर से अब वो पैसेज वाटर ने जहां से जो है मूवमेंट करते हुए जाइलम तक पहुंचना है, सेंट्रल पार्ट तक जाना है। तो उसके लिए जो है अब वो कैसे जाएगा, तो जहां से तो हमने बात की कि जो पैसिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू पैसिवली जो वाटर है वो सॉइल से रूट हेयर में आ जाता है, क्योंकि जहां पे ऑस्मोटिक पोटेंशियल की डिफरेंस की वजह से तो जो रूट हेयर में जो वाटर की मूवमेंट है वो पैसिवली हो जाती है। तो अब पानी जो है वो एपिडर्मिस से जाइलम के सेल तक कैसे पहुंचेगा, तो इसके लिए बच्चे दो थ्योरीज हैं, दो अलग अलग थ्योरीज हैं या दो व्यूज हैं, तो दोनों ही ठीक हैं। कुछ लोग मानते हैं कि ये जो ट्रांसपोर्ट होगा वो एपोप्लास्टिकली होगा, तो एपोप्लास्ट ट्रांसपोर्ट और सिम्प्लास्ट ट्रांसपोर्ट। तो दो तरह की वाटर की मूवमेंट जो है वो आपको देखने को मिलेगी। अब व्हाट इज एपोप्लास्ट, व्हाट इज सिम्प्लास्ट, इसकी हम आगे बात करेंगे। तो वाटर के पास दो पैसेज हैं, तो अगर जहां से सफर तय करना है जाइलम के सेल तक, रूट के जाइलम तक जाना है, रूट हेयर से रूट जाइलम तक अगर वाटर पहुंचना है तो दो रास्ते हैं, दो पैसेज हैं। एक है एपोप्लास्ट पाथवे, दूसरा है सिम्प्लास्ट पाथवे। अब एपोप्लास्ट पाथवे में क्या होगा, ये जो वाटर आपको दिख रहा है एपिडर्मिस के सेल के पास, वो किसी भी सेल में एंटर नहीं होगा। जो दो सेल के बीच की स्पेस है वाटर उसके थ्रू मूव करेगा। तो जैसे वाटर मेरे पास जहां पे है, तो जो वाटर है वो ये जो दो सेल के बीच में जो स्पेस आपको नजर आ रही है, तो यहां से होता हुआ जो वाटर है वो पहुंचेगा, चाहे वो इधर से चला जाए। तो कोई भी दो सेल यानी कि सेल के अंदर एंटर नहीं होगा वाटर। जो दो सेल, आपको पता है हर एक सेल के बीच में स्पेस होती है, दैट इज कॉल्ड इंट्रासेलुलर स्पेस। तो इंटरसेलुलर स्पेस जो है दो सेल के बीच का जो गैप है, हालांकि कॉर्टेक्स के सेल में आपको ज्यादा बड़ा गैप नजर आएगा, तो एंडो एपिडर्मिस के सेल में थोड़ा कम नजर आएगा, तो वहां से जो वाटर है वो मूव करेगा। तो दैट इज कॉल्ड एपोप्लास्ट मूवमेंट। तो जो वाटर है वो रूट हेयर से एपिडर्मिस, एपिडर्मिस से कॉर्टेक्स के जो सेल है उनके जो बीच की स्पेस है वहां से होता हुआ कहां तक पहुंच जाएगा जी, एंडोडर्मिस तक पहुंच जाएगा। और आपको मैंने बता ही रखा है जो एंडोडर्मिस है उनके सेल के अंदर तो कोई स्पेस ही नहीं है। जो एंडोडर्मल सेल है इनकी जो स्पेस थी, इनके जो दो सेल थी, ठीक है, कॉर्टेक्स के सेल में तो स्पेस है, हमने मान लिया कि जहां पे इंटरसेलुलर स्पेस होती है, जो वाटर है वो एपिडर्मिस से होता हुआ कॉर्टेक्स के जो सेल है उनके बीच की जो गैप है, उनके बीच की जो स्पेस है, वहां से होता हुआ वो एंडोडर्मिस तक चला गया। अब जो एंडोडर्मिस है, तो यहाँ पे तो जो गैप था, जो दो सेल के बीच में जो स्पेस थी, वो कैस्पेरियन थिकनिंग की वजह से, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स की वजह से वो पैसेज तो ब्लॉक हो गया। यानी कि जो एपोप्लास्टिक मूवमेंट है वो एपिडर्मिस से लेके एंडोडर्मिस तक ही हो सकती है, क्योंकि एंडोडर्मिस के जो दो सेल हैं उनके बीच में तो स्पेस ही नहीं है, तो वहां से तो एपोप्लास्टिक मूवमेंट हो ही नहीं सकती। अब तो वाटर के पास एक ही ऑप्शन है कि उसको एंडोडर्मल के सेल के अंदर से जाना होगा, यानी कि जो वाटर है उसको एंडोडर्मिस के सेल के अंदर जाना होगा जहां पे, और आप बीच में से जाके जो वाटर है वो जाइलम तक पहुंच सकता है।
लेकिन ये अगर पानी एंटर हो गया, सेल के अंदर एंटर हो गया, तो दैट इज कॉल्ड सिम्प्लास्ट पाथवे। तो मतलब दो तरह के पाथवे हैं हमारे पास, एक एपोप्लास्ट पाथवे है, दूसरा सिम्प्लास्ट पाथवे है। एपोप्लास्ट पाथवे कहता है कि ये जो वाटर है एपिडर्मिस से वो दो सेल के बीच की जो स्पेस है वहां से होके निकलेगा। तो बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन वो पैसेज कहां तक पॉसिबल है? तो एपोप्लास्ट पैसेज जो है, जो पाथवे है, वो एपिडर्मिस से लेके एंडोडर्मिस तक ही पॉसिबल है। और जो एंडोडर्मिस के बाद का सफर होने वाला है, क्योंकि एंडोडर्मिस के जो सेल हैं उनके बीच में स्पेस ही नहीं होती, स्पेस होती है लेकिन वो स्पेस ब्लॉक हो जाती है, किसकी वजह से? कैस्पेरियन थिकनिंग की वजह से। तो ये जो दूसरा पाथवे है, सो दिस इज कॉल्ड सिम्प्लास्ट पाथवे। तो बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है, बड़ी सिंपल से दो पाथवे हैं कि जो वाटर है अल्टीमेटली रूट की एपिडर्मिस से रूट के जाइलम तक कैसे जाएगा। तो एपिडर्मिस से एंडोडर्मिस तक जो पाथवे है वो एपोप्लास्ट पाथवे है। और जो थोड़ा फास्ट प्रोसेस है, फास्ट मूवमेंट होगी वाटर की। क्यों फास्ट होगी? क्योंकि जो वाटर है बच्चे वो सेल के अंदर तो एंट्री नहीं कर रहा, जो वाटर है वो तो दो सेल के बीच में जो स्पेस है, जो गैप है, उसके बीच में से जा रहा है। और जो एंडोडर्मिस से लेके जाइलम तक का सफर है वो थोड़ा स्लो प्रोसेस है, वहां पे जो वाटर की मूवमेंट है वो स्लो होगी। स्लो क्यों होगी? क्योंकि जहां पे वाटर को सेल के अंदर एंटर करना होगा, तो एक तरफ से वाटर एंटर करेगा, दूसरी वॉल से बाहर निकलेगा, फिर दूसरे सेल में एंटर करेगा, फिर उससे बाहर निकलेगा, फिर तीसरे सेल में एंटर करेगा, फिर जाइलम तक पहुंचेगा। इसलिए जो सिम्प्लास्ट पाथवे होता है वो एक स्लो प्रोसेस होता है, स्लो मूवमेंट ऑफ वाटर होती है। क्योंकि पानी जो है, जो वाटर है, उसको सेल के अंदर जाना पड़ता है। तो पहले वो एक वॉल को पास करेगा, अंदर आएगा, फिर दूसरी वॉल को पास करके बाहर जाएगा। जैसे रूम है आपका, तो एक वॉल को पास करके कोई अंदर आए, फिर दूसरी वॉल को पास करके बाहर जाए, फिर दूसरे सेल में एंटर करेगा, तो इसमें थोड़ा टाइम लग जाता है। तो सिम्प्लास्ट पाथवे एक स्लो प्रोसेस है, क्योंकि इसमें सेल टू सेल मूवमेंट होती है, एक सेल से दूसरे सेल में, दूसरे सेल से तीसरे सेल में। और एपोप्लास्ट जो पाथवे है वो थोड़ा फास्ट प्रोसेस है। तो इसलिए जो कंप्लीट मूवमेंट है एपिडर्मिस से लेके जाइलम तक का जो सफर है वो मिक्स में चलता है। हालांकि जहां से भी जो वाटर की मूवमेंट है वो सेल टू सेल हो सकती थी, क्योंकि अगर सेल बहुत ज्यादा पास में है, इस तरह की है, अगर कॉर्टेक्स आपके पास है, तो जहां से भी जो वाटर की मूवमेंट है वो सेल टू सेल हो सकती है। तो फिर ये पूरा प्रोसेस ही क्या हो गया? दिस इज सिम्प्लास्ट पाथवे। तो एपिडर्मिस से लेके जाइलम तक पूरा पैसेज सिम्प्लास्ट भी हो सकता है, या फिर एपिडर्मिस से लेके एंडोडर्मिस तक एपोप्लास्ट, और उसके बाद का प्रोसेस सारा सिम्प्लास्ट। तो मेन दो तरह की मूवमेंट है, तो या तो एपोप्लास्ट पाथवे प्लस सिम्प्लास्ट पाथवे, जो कि नॉर्मली होता है 99% केसेस में ऐसा ही पाथवे होता है। यानी कि एपिडर्मिस से लेके एंडोडर्मिस तक एपोप्लास्टिक पाथवे चलता है, और एंडोडर्मिस से लेके जाइलम तक सिम्प्लास्ट पाथवे चलता है। या फिर ये पूरा प्रोसेस जो है वो सिम्प्लास्टिकली भी हो सकता है, लेकिन मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, क्योंकि सिम्प्लास्ट पाथवे में वाटर को एक सेल में एंटर करना पड़ेगा, फिर दूसरे सेल में एंटर करना पड़ेगा, फिर तीसरे में, चौथे में, पांचवें में, तो ज्यादा टाइम लगता है। तो जो सिम्प्लास्ट पाथवे है वो एक स्लो प्रोसेस है, और जो एपोप्लास्ट मूवमेंट है वो एक फास्ट प्रोसेस है। तो इसलिए एपिडर्मिस से लेके एंडोडर्मिस तक एपोप्लास्ट पाथवे चलता है, और एंडोडर्मिस से लेके जाइलम तक का जो सफर है वो सिम्प्लास्टिकली फॉलो किया जाता है। किसी बच्चे को इसमें कोई डाउट हो? ठीक है जी। तो ये है बच्चे हमारे पास मूवमेंट ऑफ वाटर कैसे होती है। तो रूट से, सॉइल से पानी गया रूट हेयर में पैसिवली, पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है, और उसके बाद भी ये जो आप ट्रांसपोर्ट देख रहे हो तो वो एपोप्लास्टिकली जाएगा या फिर सिम्प्लास्टिकली। तो अब आपके पास जो पानी है, जो वाटर है, वो सॉइल से कहां आ गया है जी? रूट के जाइलम में आ चुका है। अब आपके पास वाटर जो है वो जहां पे इकट्ठा होना शुरू हो चुका है।
तो जहां पे वाटर आपके पास आ चुका है, लेकिन दिस इज रूट जाइलम, तो पानी कहाँ आ चुका है, रूट के जाइलम के पास आ चुका है। जाइलम आपको पता ही है जी क्या होता है, प्लांट में एक वेस्कुलर टिश्यू नाम का एक आपने नाम सुना होगा, वेस्कुलर टिश्यू होता है। तो वेस्कुलर टिश्यू में दो टिश्यू आते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। तो जाइलम जो है वो वाटर का ट्रांसपोर्ट करता है, और जो फ्लोएम है प्लांट के अंदर वो फूड का ट्रांसपोर्ट करता है। तो अब जो सेकंड पार्ट हमारे पास आता है सामने, अगर आपने ये नोट डाउन कर लिया है, तो जो सेकंड पार्ट अब जो सेकंड टॉपिक इसके साथ रिलेटेड है वो है असेंट ऑफ सैप। व्हाट इज असेंट ऑफ सैप? असेंट ऑफ सैप क्या होता है? असेंट ऑफ सैप मींस अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर। अपवर्ड, ऑब्वियस ही बात है, अगर वाटर आपके पास रूट के जाइलम में है तो उसको वाटर को कहाँ भेजना है आपने? स्टेम की तरफ भेजना है, लीफ की तरफ भेजना है ना। तो रूट जो है वो वाटर अब्सॉर्ब करती है और स्टेम को और लीफ को जो है प्रोवाइड करेगी। तो अब रूट में जाइलम, जो रूट का जाइलम है वहां पे पानी है, वहां पे वाटर है, अब उसको भेजना कहाँ है? ऊपर भेजना है, यानी कि जो वाटर है उसकी मूवमेंट अपवर्ड होनी है। और ऑब्वियस ही बात है, रूट में सिर्फ वाटर तो नहीं होता, ऐसा तो नहीं है कि प्योर वाटर है रूट के पास और वो प्योर वाटर ही ऊपर मूव करेगा। उसमें तो बहुत कुछ मिक्स होगा ना, बहुत सारे न्यूट्रिएंट होंगे, बहुत सारे मिनरल होंगे, बहुत सारे हार्मोन्स होंगे उसके अंदर, तो एक मिक्सचर होगा। तो पानी है, ठीक है, वाटर के साथ साथ जो बाकी जो मॉलिक्यूल्स हैं वो भी तो मूव करेंगे। तो मतलब वाटर जो है वो प्योर वाटर नहीं मूव करेगा, सैप बन जाएगा एक सैप। सैप क्या होता है? जिसमें साल्ट भी होंगे, मिनरल भी होंगे, वाटर भी होंगे, हार्मोन्स भी होंगे और भी बड़ा कुछ होगा। तो असेंट मीन्स करना, राइज करना। अब जो रूट के पास वाटर है और साथ में उसमें और बहुत कुछ घुला हुआ है, वो सारा ऊपर की तरफ मूव करेगा। So that is called ascent of sap. Ascent of sap means upward movement of water. तो जब वो अपवर्ड मूवमेंट है वाटर की, तो रूट के जाइलम में, रूट का जो जाइलम सेल है उसमें पानी भरा हुआ है, अब उसको जाना है स्टेम और लीफ के पास। स्टेम और लीफ का जो जाइलम है, तो एक पाइप होती है, जाइलम आपको पता ही है, एक पाइप का काम करती है। तो जो वाटर है वो जहां पे है उसको आपने ऊपर भेजना है। सो दिस मूवमेंट इज नोन एज असेंट ऑफ सैप। तो इसको हम असेंट ऑफ सैप के नाम से जानते हैं। तो अब जहां पे काफी सारी थ्योरीज बच्चे आई हैं जो असेंट ऑफ सैप को एक्सप्लेन करती हैं, तो दो तीन थ्योरीज हमारे पास अवेलेबल हैं जो असेंट ऑफ सैप को डिफाइन करती हैं या एक्सप्लेन करती हैं। तो पहली थ्योरी है, जैसे अगर मैं फर्स्ट बात करूं, दैट इज कॉल्ड रूट प्रेशर थ्योरी। रूट प्रेशर थ्योरी जो है वो फर्स्ट थ्योरी है जिसने बताया कि जो देखो आपके जो पानी है, अगर तो मैं छोटे प्लांट्स की बात करूं, कोई हर्बेशियस प्लांट है, छोटे प्लांट हैं, हाइट में छोटे हैं, तो वहां पे तो जो वाटर है वो आसानी से ऊपर जा सकता है। लेकिन जहां पे अगर हम बात करें ट्रीज की, खासकर जो बड़े बड़े ट्रीज होते हैं, यूकलिप्टस है या कोई पॉपुलस है, जो बड़े बड़े ट्रीज हैं, तो वहां पे पानी इतना ऊपर जाएगा कैसे? अगर आपके घर में भी आपने देखा हो, अगर घर पे आपके पानी की टंकी जो आपके घर के ऊपर रहती है, तो वहां पे पानी कैसे जाता है? आप क्या करते हो जी? हाँ जी, ऊपर कैसे जाता है पानी? टंकी में जब पानी आप चलाते हो तो मोटर को ऑन करते हो ना, जो इलेक्ट्रिक पंप लगा हुआ है आपके घर में उसको आप स्विच ऑन करते हो, फिर जाके जो वाटर है वो ग्रेविटी के अगेंस्ट जाता है और आपके जो फर्स्ट फ्लोर या सेकंड फ्लोर पे जो टंकी पड़ी हुई है तो वहां पे पानी जाता है। तो मींस पंपिंग की जरूरत पड़ती है, आपको वाटर को पंप करना पड़ेगा क्योंकि ग्रेविटी के अगेंस्ट जाना है। तो प्लांट में ऐसी कौन सी मोटर लगी हुई है, प्लांट में ऐसा कौन सा पंप लगा हुआ है कि जिसके थ्रू पानी जो है वो ऊपर चला जाता है? ठीक है जी, तो वो हमने देखने थे। तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए दो तीन थ्योरीज आई हैं
तो फर्स्ट है रूट प्रेशर थ्योरी। तो रूट प्रेशर थ्योरी क्या कहती है कि जो रूट है नीचे से वो प्रेशर लगाती है। जैसे अगर जी मेरे पास मार्कर है, इसको मैं ऊपर भेजना चाहता हूं तो मुझे नीचे से प्रेशर लगाना पड़ेगा ना। तो रूट प्रेशर थ्योरी मींस नीचे से प्रेशर लग रहा है। अगर ये मार्कर मैं ऊपर भेजूंगा, अगर इसको मैंने ऊपर फेंकना है तो मुझे नीचे से प्रेशर लगाना होगा। तो अगर नीचे से प्रेशर लगाऊंगा मैं, तभी ये मार्कर जो है वो ऊपर जा सकता है, बिल्कुल सीधी बात है। लेकिन कितना ऊपर जा सकता है? जितना नीचे से प्रेशर लगेगा उतना ही ऊपर जाएगा ना। ऐसा तो नहीं होगा कि मैं नीचे से फेंकूं और ये आसमान में चला जाए या बहुत ऊपर चला जाए। या आपके मेरे पास अगर क्रिकेट की बॉल भी है, अगर मैं बॉल को भी ऊपर फेंक रहा हूं तो ऐसा तो नहीं होता कि वो बहुत ऊंची चली जाती है। एक लिमिट तक ही जाएगी ना। जितना नीचे से प्रेशर लगेगा, जितना मेरे पास दम होगा, उतना ही ऊपर जा सकता है ना क्रिकेट का बॉल या कोई भी मेरे पास मार्कर है। तो सेम जहाँ पे है, जहां पर तो छोटे प्लांट हैं, अगर तो प्लांट का साइज छोटा है, हर्बेशियस प्लांट है, साइज ही बड़ा छोटा है, तो वहां पे तो हम मान लेंगे कि नीचे से रूट ने प्रेशर लगाया, पानी जो था वो ऊपर चला गया। लेकिन अगर बड़े ट्रीज की मैं बात करूं, जो 100-100 फीट तक ट्रीज जो है चले जाते हैं, तो वहां पे रूट प्रेशर जो है वो इतना कारगर साबित नहीं होता। इसलिए ये जो थ्योरी है, हम इसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे अभी, ये थ्योरी जो है वो डिस्कार्ड कर दी गई। तो पहले इसको माना क्यों गया? तो रूट, इसमें कोई दो राय नहीं है बच्चों की, रूट प्रेशर नहीं लगाती। रूट प्रेशर लगाती है, रूट जो है वो अपना प्रेशर लगाती है नीचे से, पर उस प्रेशर की जो वैल्यू है वो बहुत कम होती है। 2 एटमॉस्फेयर जो प्रेशर है सिर्फ उतना ही लगा पाती है। वही बात होगी ना कि मैं मार्कर को, ऐसा तो नहीं कि मैं मार्कर को ऊपर नहीं फेंक सकता, ऊपर तो मैं फेंक सकता हूं, उसमें कोई दो राय नहीं है। यानी कि मैं, रूट जो है वो प्रेशर तो लगा रही है, रूट जो है पानी को ऊपर तो भेज सकती है, पर ज्यादा ऊपर नहीं भेज सकती, क्योंकि उस प्रेशर की जो वैल्यू है वो बहुत कम है। तो ये कैसे प्रूफ हुआ कि रूट जो है वो प्रेशर लगाती है? तो एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट इसके ऊपर किया गया। अगर मेरे पास ये प्लांट है, सपोज दिस इज ए प्लांट, ये रूट है नीचे, और इसका ऊपर ये जो पोर्शन था, जो ऊपर वाला पोर्शन था प्लांट का, अगर आप इसको कट कर दो, अगर आप इस ऊपर वाले पोर्शन को कट कर दो प्लांट के, तो क्या होगा? आप क्या देखोगे थोड़े टाइम के बाद, अगर मैं जहां से कट कर दूं, डिकैपिटेशन कर दूं इसकी, तो आप देखोगे थोड़े टाइम के बाद जो अंदर सैप है या जो वाटर है अंदर, वो आप देखोगे ड्रॉपलेट की फॉर्म में नीचे गिरना शुरू हो जाएगा। ऐसे ही होगा। अब देखते हो, अगर आपके पास कोई प्लांट है, पॉट में कोई प्लांट ले लो, उस प्लांट को कट कर दो, तो आप देखोगे थोड़े टाइम के बाद, 5-7 मिनट के बाद या 15 मिनट के बाद, ड्रॉपलेट की फॉर्म में जो वाटर है वो बाहर गिर रहा होगा इस कॉर्नर से। तो मींस पानी ऊपर जा रहा है। क्यों जा रहा है? क्योंकि नीचे से जो रूट आप देख रहे हो, वो जो रूट है वो नीचे से प्रेशर लगा रही है, इसीलिए तो ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहा है ना वाटर। अगर आपने प्लांट को कट किया और कट करने के बाद आपने देखा कि ड्रॉपलेट की फॉर्म में, ऐसा तो नहीं कि आपने कट किया और वहां पे फुहारे चल जाएंगे। अगर रूट प्रेशर बहुत ज्यादा होता और आपने कट किया जहां से, और वाटर जो है वो शावर की तरह बाहर जाएगा, ऐसा तो होता नहीं कभी भी। क्यों नहीं होता? क्योंकि रूट का जो प्रेशर है उसकी वैल्यू बहुत कम है। लेकिन ये भी नहीं होता कि पानी बाहर ही नहीं आएगा, ड्रॉपलेट की फॉर्म में स्लोली स्लोली जो वाटर है वो बाहर आता रहेगा। क्यों? क्योंकि रूट जो है वो नीचे से थोड़ा बहुत प्रेशर लगा रही है, और वो प्रेशर होता है 2 एटमॉस्फेयर मैक्सिमम, इतना प्रेशर लगा सकती है। और अगर रूट नीचे से इतना प्रेशर लगा सकती है, तो जो वाटर है वो मैक्सिमम 3 या 4 फीट की जो हाइट वाला प्लांट है वहां तक तो जा सकता है। लेकिन अगर कोई प्लांट बड़ा है, 6 फीट का है, 10 फीट का है, 20, 25, 30 फीट का है, यानी कि 10 फीट से अगर ऊपर है प्लांट, तो वहां तक पानी जो है वो रूट की वजह से, रूट प्रेशर की वजह से कभी भी नहीं जा सकता। तो मींस ये बिल्कुल सच बात है कि जो रूट है उसमें कुछ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं, उसकी वजह से वहां पे एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और उसी की वजह से जो वाटर है वो अपवर्ड जो है वो मूव करता है। ठीक है जी।